इंक्लूसिव ग्रोथ की दिशा में साथ मिलकर के शिक्षा हो, इंडस्ट्री चल सकते हैं। हमें भी अब तो पूरी दुनिया का पता होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में काम होना चाहिए कि दुनिया आगे किस तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, उसमें हमारा देश कहां है, उसमें हमारे युवा कहां है। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूं, यह हमारा बहुत बड़ा दायित्व है दोस्तों। और इसी तर्ज पर हमारे सभी शिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं। मैं आज दिन बिता रहा हूं, एग्जाम ले रहा हूं, कॉन्वोकेशन कर रहा हूं, क्या यही मैं जिस पद पर हूं वही काम है? क्या मेरा काम यह है कि मैं ऐसी संस्थान खड़ी करके जाऊंगा कि आज जो बच्चा मेरे स्कूल कॉलेज में आएगा, आजादी के जब 100 साल होंगे, जब वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा, तब मेरा देश वहां पहुंचेगा। मैं वो व्यवस्था आज पैदा करके जाऊंगा। आप सबको वर्तमान को संभालना है, आपके पहले जो करके गए हैं उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन आज जो काम कर रहे हैं उनको फ्यूचर के लिए ही सोचना होगा और व्यवस्थाएं फ्यूचर के लिए विकसित करनी होगी। और क्योंकि आज बच्चों की जिज्ञासा ऐसी होती है जिनके उत्तर अभी मैंने कहा, मैं जिन बच्चों को मिलकर आया हूं, आपको भी घर में पता चलता होगा, छोटे छोटे आपके पोते पोती भी आपको सवाल पूछते होंगे, आपके नन्हे मन्ने बेटे अगर सवाल पूछते होंगे, आपको सोचना पड़ता होगा, अरे भाई ये कहां सर खा रहा है, वो सर नहीं खा रहा है, और का सर उसको जवाब नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, वो सामर्थ्य आपके हर किसी के घर में ये अनुभव आया होगा जी। आज की पीढ़ी जिन बातों को लेकर के आती है, वो तो गूगल पर 10 चीजें सवाल पूछते, बोले आप क्या कह रहे हो, गूगल तो ये कह रहा है, आपको काउंटर करता है बच्चा। अब ये बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में 10 साल के बाद आएंगे, तब क्या हाल होगा आपका। हमें अभी से तैयार करना होगा अपने आप को। आप घर में भी उसके अपने बच्चों के साथ मिसमैच अनुभव कर रहे हैं। जब स्कूल कॉलेज के कैंपस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में युवा पीढ़ी होगी, इस प्रकार से नई सोच के साथ आई होगी, और हम वहां उसके योग्य नहीं होंगे, तो उनके साथ कितना बड़ा गहरा अन्याय हो जाएगा दोस्तों। और इसलिए आवश्यक है कि हम भविष्य को जाने समझे, व्यवस्थाओं को विकसित करें। मैं अभी कुछ दिन पहले डिजिटल इंडिया अभियान के तहत गांधीनगर में एक एग्जीबिशन देखने गया था। वहां सरकारी स्कूल के बच्चे थे, 12वीं 10वीं या 11th के बच्चे थे। वहां बच्चों ने जो प्रोजेक्ट तैयार किए थे, जो आइडियाज रखे थे, मैं बहुत उसको समझने की, देखने का प्रयास कर रहा था, और मैं प्रभावित हुआ था इन बच्चों के काम से। रिसर्च का ऐसा पोटेंशियल, कम उम्र में ऐसे ऐसे इनोवेशन वाली बातें सुनकर मैं दंग रह गया। वहां कई बच्चे बायोटेक और जेनेटिक्स में इंटरेस्टेड थे। उनकी क्लास में जब साइंस के फंडामेंटल्स पढ़ाए जा रहे हैं, तब वो जीन मैपिंग, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और जेनेटिक लाइब्रेरी बेस्ड टूल्स की बात कर रहे थे। अब कितना बड़ा अंतर है, कल्पना करिए। मैं उनके काम को देखकर सोच रहा था कि जब ये हायर एजुकेशन में पहुंचेंगे, तो हमारे इंस्टीट्यूशन इनकी आधुनिक सोच के मुताबिक तैयार होंगे क्या। अगर हम इन बच्चों के लिए उनके हायर एजुकेशन में पहुंचने का इंतजार करेंगे, तब तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी दोस्तों। इसलिए हमें ये अभी से सोचना होगा कि जिस उम्र में भी बच्चों के मन में मोटिवेशन है, उसी उम्र में उन्हें गाइडेंस और रिसोर्स मिले, इसका प्रबंध हमने सोचना पड़ेगा। हमें अपने संस्थान में ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर काम करना चाहिए। साथियों, इस महीने के आखिर में
29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2 साल पूरे होने वाले हैं। और अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि बड़े मंथन के बाद ये शिक्षा नीति बनाई। कस्तूररंगन जी ने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया, उसके कारण संभव हुआ। और इतना विविधता भरा देश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इस प्रकार से स्वागत हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है जी, बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन इसकी विशेषता देखिए, इसको बनाने में तो मंथन हुआ। आमतौर पर सरकार का स्वभाव होता है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो डॉक्यूमेंट समय के भरोसे छोड़ दिया जाता है, कुछ व्यक्तियों के भरोसे जोड़ जाता है। आपके भी टेबल पे तो कुछ दिन शोभा बढ़ाता है डॉक्यूमेंट, फिर वो भी टेबल पे से हट जाता है, कोई नया डॉक्यूमेंट आता है, वो जगह ले लेता है, बात वहीं समाप्त हो जाती है। अनुभव आपको भी है, यहां बैठे हुए लोगों को भी है। हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने हर पल इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जिंदा रखा है। मैं स्वयं भी इतने कम समय में कम से कम 25 सेमिनार में गया हूं, शायद 25 से ज्यादा, और इसी विषय पे मैं बोलता रहा हूं। ये रिपोर्ट देने के बाद स्वयं कस्तूररंगन जी लगातार संवाद कर रहे हैं, हर क्षेत्र के लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनके क्लैरिफिकेशन चाहिए समझा रहे हैं, उसके पीछे का विजन क्या है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वो समझा रहे हैं। पूरी सरकार के सभी डिपार्टमेंट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये, क्योंकि 30 साल के बाद आया हुआ डॉक्यूमेंट सिर्फ कागज का ढर्रा हमारे पास पहुंच जाने से होगा नहीं जी। आप भी यहां जब 3 दिन मंथन करोगे, उसकी कई बारीकियां हैं जो शायद आपने पूरा पन्ना पढ़ लिया होगा, लेकिन अब नई तरीके से आपके सामने उजागर होगी। इसलिए अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसे ही निरंतर मंथन की योजना बना करके यहां से जाना। सिर्फ यहां से आप सुन करके मत चला जाना, आपके साथ जुड़े हुए जो बाकी साथी हैं वे भी ऐसा ही मंथन करें, उसमें से और अमृत निकालें जी, तब जाकर के इसका लाभ होगा। और इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो उसके लिए जो चुनौतियां हैं, उसकी हर बारीकी पर हमें गौर करते रहना चाहिए। साथियों, आज जब कोई काम अपने हाथों में लेता है तो समस्याएं का समाधान भी तेजी से निकलता है। समस्या समझ करके यार मैं कहां पढ़ूं इसमें, तो समाधान कभी नहीं निकलता है। साथियों, इन 2 सालों में देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई ठोस कदम उठा चुका है। इस दौरान एक्सेस, क्वालिटी और फ्यूचर रेडीनेस जैसे जरूरी विषयों पर हुई वर्कशॉप ने भी बहुत बड़ी मदद की है। देश विदेश के एकेडमिशियंस, इनसे जो चर्चाएं हुई, मेरा भी देश के शिक्षा मंत्रियों के साथ, शिक्षाविदों के साथ जो संवाद हुआ, उसने भी इसी गति को आगे बढ़ाया है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे धर्मेंद्र जी ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों को भी बुलाया था, जैसे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ भी की थी। लगातार कोशिश हो रही है कि इन चीजों को हम 100% साकार कैसे कर पाए। राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और आज सभी के प्रयासों का परिणाम है कि देश और खासकर देश का युवा इस बड़े बदलाव में भागीदार बन रहा है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए देश के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल पर भी काम हुआ है। आज देश में बड़ी संख्या में नए कॉलेज खुल रहे हैं, नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, नए आईआईटी और नए आईआईएम की स्थापना हो रही है। 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 55% की वृद्धि हुई है। युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए यूनिवर्सिटीज में समान स्टैंडर्ड के लिए इस वर्ष कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी लागू किया गया है। ऐसे ही कई और भी रिफॉर्म्स किए गए हैं। देश के इन प्रयासों का परिणाम है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की संख्या में धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है, संख्या में वृद्धि हो रही है। ये बदलाव केवल शुरुआत है, अभी हमें इस दिशा में लंबी दूरी तय करना है। साथियों, मुझे ये भी संतोष है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है।
इसी क्रम में संस्कृत जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहां देख रहा हूं कि इस आयोजन में भी संस्कृत से जुड़े लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। काशी की धरती से हुई ये शुरुआत निश्चित ही भारतीय भाषाओं और भारतीय संकल्पों को नई ऊर्जा देने का काम करेगी। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भारत दुनिया में वैश्विक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। भारत न केवल दुनिया के युवाओं के लिए एजुकेशन डेस्टिनेशन बन सकता है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे युवाओं के लिए नए अवसर बन सकते हैं। इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर तैयार करना होगा। इस दिशा में देश लगातार प्रयास भी कर रहा है। हायर एजुकेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। करीब 180 उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए विशेष कार्यालय की स्थापना भी की गई है। मैं चाहूंगा कि आप सभी इसी दिशा में न केवल जरूरी विमर्श करें, बल्कि भारत के बाहर की व्यवस्थाओं से भी परिचित होने का प्रयास करें। ये नई व्यवस्थाएं भारत की शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से भी जोड़ने में मदद करेगी। साथियों, इन 3 दिनों में आप लोग अलग अलग सेशन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी इस चर्चा से देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में नए रास्ते खुले, युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन हो। दुनिया के कई देशों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो रफ्तार पकड़ी है, उसमें एक बड़ा योगदान वहां की यूनिवर्सिटीज का भी है। यूनिवर्सिटी लगातार सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों पर रिसर्च करती है, सरकार को सुझाव देती है। यही कल्चर, यही कार्य पद्धति हमें अपने यहां भी विकसित करने की जरूरत है। इससे यंग जनरेशन को देश और देश की नीतियों की समझ आती है और वो उसकी संभावनाओं से भी परिचित होते हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश के युवाओं की इनोवेटिव सोच और नए आइडिया से नई व्यवस्थाओं को भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। इससे फ्रेश टैलेंट आता है, फ्रेश आइडियाज आते हैं। मैं चाहूंगा कि इसे लेकर भी आप सब चर्चा करें, कोई रोड मैप तैयार करें। यूनिवर्सिटी कैसे सरकार के साथ अलग अलग क्षेत्रों में पार्टनरशिप कर सकती है, इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए। अपनी एक्सपर्टीज आपको ही तय करनी है। आप जिस क्षेत्र में हैं, उसे लेकर सर्वे और स्टडी करें, सरकार को सुझाव दें। आपकी यूनिवर्सिटी का जो 50-100 किलोमीटर का जो दायरा होगा, वहां की जन सामान्य की समस्याएं क्या है, उसके उपाय क्या है, रिसोर्सेज क्या है, उस रिसोर्सेज के लिए क्या किया जा सकता है, वहां के सामान्य व्यक्तियों की वृत्ति प्रवृत्ति क्या है। आपके स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, स्थानीय रूप से बढ़िया रिपोर्ट बनेगा। सरकार की कोई योजना चलती है तो उसकी अच्छाइयां क्या है, कमियां क्या है, सुधार की संभावनाएं क्या है, बढ़िया रिपोर्ट बन सकता है। ये सारी बातें सरकार के अंदर गंभीरता से कर लिया जाए, बहुत बड़ा परिणाम आता है। मुझे याद है, मैं गुजरात में था तो एक बार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में मेरा कार्यक्रम था। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लोगों ने रूरल डेवलपमेंट पे काफी रिसर्च करके कुछ किताबें तैयार की थी। उस दिन उन्होंने मुझे गिफ्ट की। मैंने जरा बड़ी बारीकी से उसको देखा, मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा। मैंने डिपार्टमेंट को काम दिया। मैंने कहा, भाई ये जो स्टूडेंट्स ने काम किया है, आप जरा देखिए सरकार जहां जा रही है और ये बच्चे जो कह रहे हैं उसमें कितना अंतर है, और आप हैरान हो जाएंगे। उसमें से बहुत सी चीजें मुझे रूरल डेवलपमेंट के मेरे काम में इतनी मदद आई। विद्यार्थियों ने, टीचर्स ने किया हुआ काम था, जो सरकार में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके निर्णय करना मुश्किल होता है जी। जो फील्ड में हमारी ये पीढ़ी जाती है, वो बहुत ही अच्छा उसका अर्थ निकाल करके ले आती है।